हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की श्रृंखला जो चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसे आगे बढ़ाते हैं और आज 9वां टॉपिक कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है जल। इसके पहले 8 वीडियो आ चुके हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करवाए थे, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए थे और 20 प्रैक्टिस की वीडियो मैंने आपको दी है। और अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रही हूं। तो आज का टॉपिक है जल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं पढ़ा रही हूं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी कंपलसरी है, आपको प्रथम भाषा के रूप में हिंदी ही करनी पड़ेगी। तो हिंदी के सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के, और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूं। 18 वीडियो आ चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है? पहला है 29%, दूसरा है 50%, तीसरा है 71% और चौथा है 85%। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल फैला हुआ है। और पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर इसीलिए नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसके 71% भाग पर जल है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठे पानी के रूप में मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है? यानी पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसमें से कितना जल जो है मानव उपयोग के लिए है? पहला है 97%, दूसरा है 2.5 यानी 2.5% से कम, तीसरा है लगभग 10% और चौथा है लगभग 50%। तो पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसमें से मात्र 2.5 यानी 2.5% जल मानव उपयोग के लिए है। अब इसमें भी जो है इस 2.5% में केवल मीठा पानी पूछ लिया जाए, यानी पीने योग्य पानी पूछ लिया जाए, तो वो 1% से भी कम है। अब मानव के जो अन्य उपयोग हैं उनके लिए इतना जल है, लेकिन पीने के लिए यदि पूछ लिया जाए तो 1% है लगभग। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 22 मई और चौथा है 5 जून। तो विश्व जल दिवस पूछा जा रहा है, 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूषित जल के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की सर्वाधिक संभावना रहती? पहला है टाइफाइड, हैजा और पीलिया, दूसरा है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तीसरा है रतौंधी, बेरीबेरी और स्कर्वी और चौथा है टीबी, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। तो दूषित जल के सेवन से टाइफाइड, हैजा और पीलिया की संभावना रहती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जनित रोग अमीबायसिस। अमीबायसिस शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? पेचिस जिसे कहते हैं। पहला विकल्प है फेफड़े, दूसरा है आंत, तीसरा है यकृत और चौथा है हृदय। तो जो पेचिस है ये आंत को प्रभावित करता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, आंत। पेचिस जो है एक प्रकार की जो बीमारी है, ये जो पेचिस ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। यह दूषित पानी के जरिए हमारे पेट में जाकर मुख्य रूप से बड़ी आंत को प्रभावित करता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है? पहला है फ्लोराइड, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है आर्सेनिक और चौथा है पारा। तो लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से जिसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो, तो इसमें क्या होता है, पैर की त्वचा काली पड़ जाती है और अल्सर होने लगते हैं। इसे ब्लैक फुट बीमारी कहते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में के भूजल में यह समस्या अधिक है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा सी विकल्प आर्सेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जापान में वर्ष 1953 में हुई मिनी माता जल जनित बीमारी किस धातु के पानी में घुलने से हुई थी? पहला है सीसा, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है पारा।
तो जापान में 1953 में एक जल जनित बीमारी फैली थी जिसका नाम था मिनीमाता। तो ये किस धातु के पानी में घुलने से हुई? तो ये हुई थी मरकरी यानी कि पारा के कारण। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मरकरी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले मिथाइल मरकरी के समुद्र के पानी में मिलने से वहां की मछलियां जहरीली हो गईं। उन मछलियों को खाने से लोगों के तंत्र में खराबी आ गई, जिसे मिनीमाता रोग नाम दिया गया। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग के लिए एकत्रित करके रखना क्या कहलाता है? पहला है जल शोधन, दूसरा है जल संचयन, तीसरा है जल वाष्पीकरण और चौथा है जल चक्र। तो वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग के लिए एकत्रित करके रखना जल संचयन कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? पहला है बीओडी, दूसरा है सीओडी, तीसरा है डीओ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए ये सभी परीक्षण किए जाते हैं, बीओडी भी, सीओडी और डीओ। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? पहला है 7, दूसरा 5.6, तीसरा है 6.5 और चौथा है 8.2। तो जब हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं तो पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है और इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 5.6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? पहला है आंखें, दूसरा है दांत और हड्डियां, तीसरा है लीवर और चौथा है फेफड़े। तो पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो इससे जो प्रभावित होंगे वह होंगे दांत और हड्डियां प्रभावित। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, टीथ एंड बोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्लोराइड की जो मात्रा है यदि पानी में अधिक है तो इससे दांत जो हैं, दांतों पर पीले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इतना और याद रखिए। अगला प्रश्न है, पानी में कैडमियम धातु के प्रदूषण से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? पहला है मिनीमाता, दूसरा है इटाई, तीसरा है डिस्लेक्सिया और चौथा है घेंगा। तो पानी में यदि कैडमियम की मात्रा है यानी कैडमियम धातु का प्रदूषण है तो इससे इटाई रोग हो जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है, इटाई। याद रखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ईवीएस के लिए। पानी या भोजन के जरिए कैडमियम धातु का शरीर में पहुंचना हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण बनता है। इस बीमारी को सबसे पहले जापान में पहचाना गया था और इसे इटाई कहा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य था जिसने 2001 में कानून बनाकर राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी घरों के लिए वर्षा जल संचयन का ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया था। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के गैसीय रूप से द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है ऊर्ध्वपातन और चौथा है अवसादन। तो गैसीय से द्रव रूप में बदल रहा है तो ये संघनन कहलाएगा। बी विकल्प इसमें आपका
उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है भोपाल और चौथा लखनऊ। तो केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय जल आयोग भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन, नियंत्रण और बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका पहला विकल्प, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्री जल का औसत खारापन प्रति 1000 ग्राम जल में लगभग कितना होता है? पहला है 20 ग्राम, दूसरा है 35 ग्राम, तीसरा है 50 ग्राम और चौथा है 100 ग्राम। तो महासागरों के प्रति 1000 ग्राम पानी में औसतन 35 ग्राम नमक घुला होता है और इसे तकनीकी भाषा में 35 पीपीटी यानी पार्ट्स ऑफ पर थाउजेंड लिखा जाता है। और जो मृत सागर है उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साधारण समुद्र में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है? पहला है H2O, दूसरा है D2O, तीसरा है H2O2 और चौथा है CO2। तो साफ इसमें पूछा गया है भारी जल का। तो साधारण जल का क्या होता है? H2O, ये भी याद रखना है साधारण जल का। लेकिन भारी जल का क्या होता है? D2O। इसमें जो आपका उत्तर होगा बी विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है क्योंकि इसके जल में प्रदूषण बहुत अधिक है? पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है दामोदर और चौथा है गोदावरी। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली दामोदर नदी के किनारे कोयला खदानें, भारी उद्योग स्थित हैं। इनके कचरे के कारण नदी का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इसमें जलीय जीवों का जीवित रहना असंभव है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी विकल्प उत्तर है दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -4 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जा रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 2014, दूसरा है 2016, तीसरा है 2019 और चौथा है 2021। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई 2014 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत संरक्षण मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करना और नदी का कायाकल्प करना है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य आर्सेनिक द्वारा भूजल प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है? पहला है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। अब ये प्रश्न जो है घुमा फिराकर पहले पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में भूजल से आर्सेनिक निकलने की समस्या सबसे ज्यादा है। इसमें पश्चिम बंगाल के जिले सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जहाँ के पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित स्तर से बहुत अधिक पाई गई है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बड़ा काम किया है? पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है बाबा आमटे, तीसरा है राजेंद्र सिंह और चौथा है मेधा पाटिकर। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो राजेंद्र सिंह को, सी विकल्प इसमें उत्तर है आपका। राजेंद्र सिंह को राजस्थान के सूखे इलाकों में पारंपरिक जौहर बनवाकर नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल पुरुष कहा जाता है। इन्हें पर्यावरण का नोबेल माना जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह।
और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों के इलाज, उनके पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, और मेधा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के भीतर छिपे मलबे, चट्टानों या डूबे जहाजों का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पहला है रडार, दूसरा है सोनार, तीसरा है लेजर और चौथा है स्कोबा। तो जल के भीतर छिपे मलबे, चट्टानों या डूबे जहाजों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह तकनीक पानी के नीचे ध्वनि तरंगें भेजती है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं। इससे पानी की गहराई और डूबी वस्तुओं की सटीक दूरी का पता लगाया जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? पहला है वनों का संरक्षण, दूसरा है जल संरक्षण एवं पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, तीसरा है बाल श्रम उन्मूलन और चौथा है महिला शिक्षा। तो तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन किससे जुड़ा हुआ है? जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 0। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह होता है 7। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है श्यानता, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। तरल पदार्थों का स्वाभाविक गुण होता है कि वे अपने सतही क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी दी गई मात्रा के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसीलिए पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस गैस या पाउडर का उपयोग किया जाता है? पहला है नाइट्रोजन गैस, दूसरा है क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन गैस। तो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस गैस या पाउडर का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उद्योगों के लिए पानी का डिस्चार्ज पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर बात हो रही है उद्योगों की। पहला विकल्प है 5.5 से 9 के बीच, दूसरा है 7 से 8 के बीच, तीसरा है 1 से 3 के बीच और चौथा है हमेशा 7। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के बाद जब किसी नदी या स्रोत में छोड़ा जाता है तो उसका पीएच मान 5.5 से 9 के दायरे में होना चाहिए ताकि जलीय जीवों को नुकसान ना हो। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल चक्र को सुचारू रूप से चलाने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? पहला है चंद्रमा की ऊर्जा, दूसरा है सौर विकिरण और सूर्य की ऊष्मा, तीसरा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चौथा है हवा की गति। तो जल चक्र को सुचारू रूप से चलाने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है वह है सौर विकिरण यानी सूर्य की ऊष्मा की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जिसमें मीठे पानी का बहुत बड़ा भंडार है? पहला है सुपीरियर झील, दूसरा है कैस्पियन सागर, तीसरा है वैकाल झील और चौथा है चिल्का झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई है जिसमें मीठे पानी का बहुत बड़ा भंडार है, तो वह है बैकाल झील। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ये स्थित है और ये झील दुनिया की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प हो जाएगा, बैकाल झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती बल्कि गंदे पानी के संपर्क से फैलती है? पहला है डेंगू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा फाइलेरिया यानी हाथी पांव और चौथा पीलिया। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मच्छरों से नहीं फैलती है बल्कि गंदे पानी से फैलती है तो वह है पीलिया। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय जल नीति भारत में पहली बार किस वर्ष लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 1987, दूसरा है 2002, तीसरा है 2012 और चौथा है 1995। तो भारत सरकार ने देश में जल संसाधनों के योजनाबद्ध उपयोग और संरक्षण के लिए पहली बार सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को मंजूरी दी थी।
इसके बाद इसमें वर्ष 2002 और 2012 में जरूरी संशोधन भी किए गए, लेकिन हमसे संशोधन तो नहीं पूछे गए हैं, हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष लागू की गई, तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 120 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से जल को किस क्रिया द्वारा ऊपर खींचती हैं? पहला है परासरण, दूसरा है केशिकात्व, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है विसरण। तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से जल को किस क्रिया द्वारा ऊपर खींचती हैं? तो ये केशिकात्व द्वारा खींचती हैं, कैपिलैरिटी द्वारा। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के अलावा पानी को साफ करने के लिए किस पारंपरिक दवा या रसायन का प्रयोग कुओं में किया जाता है? अब बात हो रही है क्लोरीन के अलावा। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है कॉपर सल्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, KMnO4। इसे आम बोलचाल की भाषा में लाल दवा कहा जाता है। पुराने समय में गांव में कुएं के जो पानी होता था उसमें मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए और पानी को साफ करने के लिए नियमित रूप से कुओं में इस दवाई को डाला जाता था। तो पहला विकल्प उत्तर है। किसने किसने कुएं देखे हैं, यानी उनसे पानी निकालते हुए या उस पानी का प्रयोग आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो कुएं हैं आप बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो पहले तो कुएं के पानी का ही प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या सबसे गंभीर रूप से देखी गई? पहला है बलिया और उन्नाव, दूसरा है मेरठ और बागपत, तीसरा है झांसी और ललितपुर और चौथा है नोएडा और गाजियाबाद। तो किस जिले में भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की गंभीर रूप से समस्या देखी गई है? तो वह है बलिया और उन्नाव। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पहला है ए और डी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ई के और चौथा है ए के। तो जल यानी कि डब्ल्यू और घुलनशील विटामिन BC, WBC से याद रखिए। बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। और जो बचे हुए हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ADE के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक अथॉरिटी बनाया गया? पहला है 2011, दूसरा है 2016, तीसरा है 2020 और चौथा है 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? पहला है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, दूसरा है बर्फ का घनत्व पानी से कम है, तीसरा है बर्फ का तापमान कम होता है और चौथा है बर्फ का आयतन कम होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ जब आप पानी में डालेंगे तो वह तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व है वह पानी से कम होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों में घुले हुए लवणों में सबसे अधिक मात्रा किस लवण की होती है? पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो सबसे अधिक जो लवण होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? पहला है 1974, दूसरा 1981, तीसरा 1986 और चौथा 2000। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। भारत में नदियों और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए देश का पहला बड़ा पर्यावरण जल प्रदूषण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। इसी कानून के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन भी हुआ। तो ये भी याद रखना है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जंतु स्तनधारी की श्रेणी में आता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जंतु स्तनधारी की श्रेणी में आता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? पहला है शार्क मछली, दूसरा है गंगा डॉल्फिन, तीसरा कछुआ और चौथा मगरमच्छ। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है गंगा
डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर यानी कठोर जल में साबुन आसानी से झाग क्यों नहीं देता? पहला है इसमें सोडियम की कमी होती है, दूसरा है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं, तीसरा है इसका तापमान बहुत कम होता है, और चौथा है यह अत्यधिक अम्लीय होता है। तो हार्ड वाटर यानी कठोर जो जल होता है, इसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाबों और पोखरों में शैवाल प्रस्फुटन का मुख्य कारण क्या होता है? पहला है पानी में ऑक्सीजन की अधिकता, दूसरा है पानी में नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता, तीसरा है पानी का बहुत साफ होना, और चौथा है मछलियों की संख्या बढ़ना। तो पानी में नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण तालाबों और पोखरों में शैवाल प्रस्फुटन मुख्य कारण बनता है। बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान यानी ग्लेशियर का टुकड़ा या आइसबर्ग समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी की सतह से ऊपर दिखाई देता है? पहला है 1/10, दूसरा है 1/4, तीसरा है आधा, और चौथा है 9/10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बर्फ और समुद्र के पानी के घनत्व में बहुत मामूली अंतर होता है। इस कारण जब बर्फ का कोई विशाल पहाड़, ग्लेशियर जिसे कहते हैं, समुद्र में तैरता है तो उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है और केवल 10% हिस्सा ही बाहर दिखाई देता है। तो 1/10 पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ भारी मात्रा में गाद बहा कर लाती है? पहला है अमेजन, दूसरा नील, तीसरा है हुआंगहो नदी, और चौथा है मिसिसिपी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चीन में बहने वाली हुआंगहो नदी जब लोएस के पठार से गुजरती है तो अपने साथ अत्यधिक मात्रा में पीली मिट्टी और गाद बहा कर लाती है, जिससे इसका पूरा पानी पीला दिखाई देने लगता है। इस नदी में आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तो इसमें आपका उत्तर होगा वैसी विकल्प है हुआंगहो नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है उबालकर, दूसरा है वाशिंग सोडा डालकर, तीसरा है छानकर, और चौथा नमक मिलाकर। अब भाई जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से पढ़िए। परमानेंट हार्डनेस पूछा गया है तो वाशिंग सोडा मिलाएंगे। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और इसे यह दर्जा कब दिया गया? पहला है यमुना 2010, दूसरा है गंगा 2008 में, तीसरा है ब्रह्मपुत्र 2005 में, और चौथा है नर्मदा 2012 में। भाई भारत की राष्ट्रीय नदी, इतना सिंपल क्वेश्चन जिसे आप देखते ही हल कर देंगे। तो गंगा नदी है, इसे 2008 में यह दर्जा मिला था। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है जिससे पानी की बर्बादी न्यूनतम होती है? पहला है ड्रिप सिंचाई, दूसरा है फव्वारा सिंचाई, तीसरा है नहर सिंचाई, और चौथा है बाढ़ सिंचाई। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है ड्रिप सिंचाई। पहला विकल्प उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? पहला है खड़क वासला पुणे, दूसरा है रुड़की उत्तराखंड, तीसरा है हैदराबाद, और चौथा चेन्नई। तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? खड़क वासला पुणे में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो पुणे से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। पुणे का नाम लेते ही कुछ याद आता है, अच्छा लगता है क्योंकि पुणे में एक बार होकर आई हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, और उनके भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।